अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, आप देखते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट्स ऐसी ऐसी हो रही हैं कि साउथ एशिया ऐसा लगता है कि एक बड़े टर्बुलेंट टाइम से गुजर रहा है। अब देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो डेवलपमेंट है वो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल वो ज़्यादा जो है सुस्त रवि का शिकार होने की बजाय एस्केलेट होता नजर आ रहा है कि जैसे अब बांग्लादेशी फॉर्मर पीएम उनकी जो है वो फांसी का की जो है वो बाकायदा कोर्ट ने उसके वाले से जो फैसला सादिर कर दिया है। एक जानिब हम भारत के अंदर देखते हैं कि भारत के अंदर एक तूफान बरपा है जो बिहार की इलेक्शंस हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर रिगिंग के मैसिव इल्जामात हैं और साथ साथ बड़ी पुरअसरार किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो भारत में हो रही हैं कि किस तरीके से रोजाना जो है कोई ना कोई रिंग डिबंक हो रहा है। एक ऐसा मुल्क भारत बन गया है जो अपने ही पुलिस स्टेशन के अंदर उनका जो एक धमाका होता है तो वो उसको डिनाई करते हैं कि नहीं जी कोई धमाका नहीं हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ है, दहशतगर्दी नहीं हुई जी, एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, फिर साथ आप अपने हमसाया मुल्क जो है अफगानिस्तान में देखते हैं कि वहां पर एथनिक माइनॉरिटीज उनकी जिंदगी अजाब कर दी गई है और किस तरीके से जो है वहां पर इंसानी हकूक की संगीन पामालियां की जा रही हैं। और एक ऐसा मुल्क हमारे साथ अफगानिस्तान है कि भाई अपने ही लोगों को खुद भूखा मार रहा है। अब पाकिस्तान की बात करें तो आप देखिए कि एक कामयाब क्रिकेट मैच का इनेकाद भी पाकिस्तान ने करवाया और उसके साथ साथ अभी जो है वो उर्दन के शाह वो भी पाकिस्तान से होकर गए हैं। अभी टर्की का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आ रहा है। तो बैन अल-अक़वामी मरकज़ निकाह तो बना हुआ है, मगर इंटरनल जो हमारे पॉलिटिकल रिफ्ट है उसको हमने कैसे टैकल करके दहशतगर्दी के नासूर को कलेक्टिवली कुचलना है, तमाम चीज़ें रखते हैं, ये तर्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी और तर्जिया नगार शहजाद मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम देखते हैं कि इस वक्त जो सबसे पहली डेवलपमेंट, चूंकि मैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स से फिर मैं रीजन की तरफ आती हूँ, अभी बांग्लादेश के हवाले से बड़ी जो है वो एक ज़बरदस्त शानदार किस्म की डेवलपमेंट होती है कि एक ऐसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर तकरीबन 1400 अफराद को एक स्ट्रेट फायर उनके सरों में गोलियां मार कर जो है उनको हलाक करने का जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। और फिर पता नहीं कितने उसने कुवत खाने में डाले हुए थे अफराद को, डेमोक्रेसी के नाम पर जो निकले थे, जो हशर उसका हसीना वाजिद ने किया। और अब वो इस वक्त भारतीय आशीर्वाद के साथ वहाँ पर बैठी हुई है, मगर बांग्लादेश में उसकी कोर्ट ने बड़ा जो है एक ख़तरनाक किस्म का फैसला दे दिया है। तो कोई एक्स्ट्राडिशन हो सकती है या भारत इसी तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली करने वाले लोगों को ऐसी पनाह देता रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि दुनिया में दो ऐसे ममालिक हैं, अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए या वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएं तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, और वो हैं एक इसराइल है और एक भारत है। ये दुनिया के बदतरीन दहशतगर्द ममालिक में शामिल होते हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया है बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हवाले से, देखिए शेख हसीना वाजिद के वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनका पुतला भी उन्होंने वो लगाया हुआ था। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख में बात की जाती है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दो लख्त हुए थे तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि उधर तुम इधर हम का एक नारा का चला था कि उधर तुम इधर हम। ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए शेख मुजीबुर रहमान हो गई या शेख हसीना वाजिद हो गई या और इस तरह के जितने भी करैक्टर थे, ये सब करैक्टर भारत ने क्रिएट किए थे सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के साथ वो कई जंगें यूं तो हार चुका हुआ था, मगर वो किसी न किसी हवाले से प्रॉक्सी वार चाहता था। इसी वजह से आप ये देखें कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को इस्तेमाल किया। शेख मुजीबुर रहमान ने बिल्कुल शेख हसीना वाजिद की तरह अपनी जो कौम थी उनको इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने आपको तन्हा छोड़ दिया, पाकिस्तान ने आपके साथ ये किया। उन्होंने वहाँ के लोगों के दिलों के अंदर, उनके यूथ के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत डाल दी, और वहाँ पे उन्होंने इक़्तिदार संभाला और इंडिया से वो पैसे लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी उस वक़्त में दहशतगर्दी हुई, जैसे अफ़गानिस्तान उसमें मुलव्वस रहा वैसे ये बांग्लादेश भी मुलव्वस रहा। अब शेख हसीना वाजिद का ये टारगेट था कि वो हमेशा की बादशाह चाहती हैं। आप देखें दुनिया की तारीख उठाकर जिस भी मुल्क के वज़ीर आज़म ने या वहाँ के सदर ने ये सोचा है कि वो सदा ता हयात इस मुल्क का सरबराह रहेगा, वो नहीं रहता, उसको तारीख नहीं छोड़ती। यही हिसाब हसीना वाजिद का था कि उनके इक़्तिदार को बांग्लादेश में आप ये देखें कि 15 से 16 साल हो गए थे। अब वो ये चाहती थी कि वो ता हयात जो है वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बने और वहाँ पर जो है वो अपनी मनमानी करें और अपने तमाम मामला जो है वो वहाँ पर करें। मगर भारत ने सिर्फ अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान को टारगेट किया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने ना सिर्फ बांग्लादेश को इस्तेमाल किया बल्कि अफ़गानिस्तान को भी वो अभी तक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रॉक्सी वार जो है हम हिंदुस्तान की तरफ से होती है। आप ये देख लें कि जितने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द होते हैं उनको हमेशा पनाह भारत ही देता है। ये हसीना वाजिद जिस वक्त वहाँ पे इनकलाब आने की बात हुई है, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा एहसास हुआ है, उनको ये मालूम हुआ है कि यहाँ पे जो 1400 से 1500 कत्ल किए गए हैं, स्ट्रेट फायर किए गए हैं, उसकी ऑडियो उसकी वीडियो तमाम मौजूद हैं जो हसीना वाजिद ने ऑर्डर किए थे। 453 सफ़ात का आप ये देखें कि फ़ैसला आना एक बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा फ़ैसला आना। तो उसको कौन ले गया? वो भाग के कहाँ गई? वो भारत गई। इसी तरह आप देखें कि जो अफ़गानिस्तान का हुआ है, अफ़गानिस्तान में जिस वक्त ये पाकिस्तान ने अटैक किया उससे पहले जितने भी दहशतगर्द थे वो सारे जाके भारत में छुपे हैं। ऐसे जितने भी अफराद होते हैं ना जिनको खतरा होता है कि कहीं वो आलमी इंसाफ की अदालत में कटहरे में खड़े ना कर दिए जाएं, उनकी जो है आखिरी आरामगाह भारत ही निकलता है एंड पे। तो शहजाद साहब एक और डेवलपमेंट फिर हम ये भी देखते हैं कि जो अब चूँकि हम भारत की अब बात कर ही रहे हैं, वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ना कुछ लीक्स, मतलब कि पता नहीं वो लीक्स आ कहाँ से रही हैं, उसका एविडेंस कहाँ है कि कुछ जो है ना मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी को जोड़ा जा रहा है, ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनका अपना पुलिस स्टेशन वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं जी ये एक्सीडेंट था, दहशतगर्दी नहीं थी, और वहाँ पे उनका पूरा मीडिया उसको लेकर चलता है कि नहीं ये तो दहशतगर्दी हुई है। कभी कहते हैं कि जो ये रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट था ये पहला खुदकुश हमला भारत का था, कभी कहते हैं नहीं जी वो तो एक सिलेंडर का ब्लास्ट था, वो तो कुछ भी नहीं था। ये हो क्या रहा है भारत के अंदर? देखिए भारत जो है वो इस वक्त एक अपने एक मीडिया के ऊपर, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये उसके ऊपर डेवलप हो रहा है। भारत आप ये देखें कि उनको एक्चुअली ना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मालूम है कि कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कैसे उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि उन्होंने पाकिस्तान को और कश्मीर में बसने वाले जो जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने शिकस्त कैसे देनी है, उनको रोंदना कैसे। आप ये देखें इंसानियत की बदबरियत की इंतहा की हुई है भारत ने इस वक्त कश्मीरियों के ऊपर, कश्मीरी मुसलमान औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। ये खुद आप पनामा का जिक्र देख लें, इस तरह जो पहले भी वाक़या हुआ था, अजमल कसाब का जो वाक़या हुआ था, ये सब खुद क्रिएट करता है मगर इसको क्रिएशन करनी आती नहीं है और ख़ुद फंस जाता है। आप ये अभी तक जो सूरत हाल है भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो किसी तरह पे भी नाकाम नहीं है। वो इस जो 9-10 मई की जो जंग के बाद तो ये भारत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हो गया, क्योंकि इस वाक़े के बाद दुनिया में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का नाम पैदा किया है। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको अगर पाकिस्तान के लोग जानते थे तो आज इंटरनेशनली तौर के ऊपर उनको जानते हैं। आप ये देखें कि अभी हमारे जो यहाँ के सफ़ीर हैं वो आए दिन जो है सदर पाकिस्तान से या प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, वहाँ के मुल्क के सरबराहान जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं। ये चीज़ किसी सूरत भारत को काबिल कबूल नहीं है। भारत को जो ख़ास तौर पे वहाँ का नरेंद्र मोदी है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, अब उसको आवाम को डिलीवर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, मासवाई इस तरह के मन घड़त जो है वो वाक़यात पैदा कर रहा है। अभी बिहार के इलेक्शन के अंदर भी ना पाकिस्तान बिका ना, और उसके बाद मैसिव रिगिंग ग्राउंड पे की गई, तो उसके बाद कहते हैं कि जी हमारी मेजॉरिटी आ गई है। मगर अगर हम इस रीजन में भारत की मज़ीद एक्टिविटीज़ वगैरह भी देखें, हमने एक और चीज़ भी देखी है कि दोबारा से पाकिस्तान के अंदर ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है इसका आगाज़ अफगानिस्तान के ज़रिए से किया जा रहा है। चूँकि हम बार बार सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च हो रहा है, मगर लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग का आगाज़ जो है वो हमने देख लिया। मगर आप देखते हैं कि एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ का कामयाब इनेकाद वो भी करवा लेता है, पाकिस्तान शाह अब्दुल्ला को भी बड़े कामयाबी से होस्ट कर लेता है, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनका जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है इस हवाले से कि दहशतगर्दी को, इस नासूर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा। और हमने जिस तरीके से अफगान रेफ्यूजीज़ के बाद उसके बाद अफगान गवर्नमेंट के साथ जो भी पॉलिसी और ट्रांजिट ट्रेड्स, इन तमाम मामला को लेकर जिससे हम चल रहे हैं, शहजाद साहब आप कैसे देखते हैं ये लहर जो है ऐसे चलेगी, या जैसे फील्ड मार्शल ने कहा है कि ये सिलसिला जो है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, कोई इसकी टॉलरेंस नहीं होगी? देखें ये बिल्कुल 100% है। आज से तकरीबन 6 माह कबल जनरल आसिम मुनीर ने एक जगह बात की थी। हमारे ज़राए के मुताबिक ये था कि उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया था और प्रॉमिस किया था ख़ुद से कि 2025 के एंड में जो है पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन ख़त्म शुरू हुआ फितनातुल ख्वारिज, फितनातुल हिंद के हवाले से। तो अब ये देखें, चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि हमारे पाकिस्तान में एक सूबा ऐसा है जिसे KPK सूबा कहते हैं, वहाँ पे जो है दहशतगर्दों को पनाह दी गई। वहाँ के चंद हुक्मरान या वहाँ के चंद लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि तालिबान को
किसी तरीके से जो है वो उस सूबे में पनाह दी जाए। और वो हमेशा यही बात करते रहे कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, हालांकि वो मुज़ाकरात करने के काबिल नहीं थे। यही वो सॉफ्ट कॉर्नर था जो भारत ने इस्तेमाल किया खुद पाकिस्तान के अंदर से भी, इसी तरह अफ़गानिस्तान के से भी, और बांग्लादेश का तो आपने अंजाम देख लिया कि वहाँ पे क्या हुआ हुआ है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही जब तक, मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि हम जब तक खुद अपने अंदर से KP के सूबे को और उसकी वहाँ पे आप ये देख लें वज़ीरिस्तान हो गया, वाना हो गया, या इस तरह के जितने भी इलाके हैं, जब तक हम वहाँ पे क्लीन अप ऑपरेशन नहीं करेंगे हम इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने में किसी हद तक कामयाब नहीं हो सकते। शहजाद साहब, ये जो ट्रांजिट ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ, और बड़ा हमें जो है ऐसा लगता है कि अफगान हुकूमत वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड के ऊपर उतर आई है। तजारती दहशतगर्दी की बाबा जो है धमकियां बल्कि करके भी दिखा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ हम कोई कारोबार नहीं करेंगे, हम अल्टरनेटिव राहदारियां ढूंढ रहे हैं। उनकी एरियाना एयरलाइन जो है वो कार्गो सर्विस स्टार्ट कर रही है भारत के साथ, कहते हैं कि हम उनके साथ ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसी चीज़ें करेंगे। कौन घाटे में रहेगा? घाटे का सौदा है किसके लिए? मैं तो कहता हूँ कर लेना जी, अफगानिस्तान को अगर इतना शौक है अफगानिस्तान के, देखें आपको समुद्री रास्ता चाहिए, समुद्र के रास्ते से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। अफगानिस्तान के पास किधर है समुंदर? और बात जो बाकी ट्रेड है वो आपकी होती है ट्रेन के ज़रिए। कहाँ है अफगानिस्तान में ट्रेन? मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी चाहिए। ये बात उन्होंने की, ये बात पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। ठीक है, पाकिस्तान एक हमदर्दी के तौर पर और ये दुनिया को तासर देने की ज़रूर कोशिश की है कि हम किसी तरह से भी किसी पड़ोसी मुल्क का बुरा नहीं चाहते, मगर अगर अफगानिस्तान ये करना चाहता है तो 100 दफ़ा करे। ये मौका पाकिस्तान को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने हमेशा यही बात की है कि ये हम ट्रेड के ऊपर जो है ट्रेड की वार करेंगे, ट्रेड के साथ जो है दुनिया के साथ रब्ता करेंगे। नहीं सर, आप ना भारत के साथ ट्रेड के ज़रिए ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं, ना ये जो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का अब वक्त आ गया कि इसको तनहा छोड़ देना चाहिए। हमने बहुत बड़ी तादाद में दुनिया की हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि 50 लाख महाजरीन को हमने यहाँ पर पनाह दी है। माज़रत के साथ ये कौम हराम खोर साबित हुई है पाकिस्तान के साथ। इन्होंने पाकिस्तान का खाया और पाकिस्तान को ही इन्होंने मारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान अगर ट्रेड करता है, ख़त्म करता है, जो जिस तरह आपने जिक्र किया, तो इसका 100% नुकसान जो है वो अफ़गानिस्तान को खुद होगा। बड़ा कैटेगोरिकली आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और फिर कुछ ऐसे अवामिल जो पाकिस्तान में बैठकर ऐसे क्रिमिनल माफियाज के साथ मिले हुए थे जो क्रॉस बॉर्डर भी एग्जिस्ट करते हैं अफगानिस्तान में, फिर उनकी कमर भी तो टूट जाएगी। जैसे आप देखिए कि वादी तीरा में कौन काश्त कर रहा है ड्रग्स की, फिर वो लोग जो है दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देते। आए रोज ऑर्डर्स निकालते हैं कि जी नहीं, यहाँ पे कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ जो है वो पुलिस और काउंटर टेररिज्म वाली फोर्स करेगी, जिनके पास कोई इक्विपमेंट है ही नहीं, कोई कैपेबिलिटी नहीं उनके पास, उनको ट्रेन ही नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जिस वक्त रूस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, उसने वहाँ पे रूस की भी जंग हुई है, वहाँ जो नेटो की अफवाह थी उनकी भी जंग हुई है, वहाँ पे अमेरिका ने भी फाइट की है। बदकिस्मती ये रही है कि अफ़गानियों को अक्ल नहीं आई। अफ़गानी हमेशा जो है वो डॉलर्स के पीछे भागे। अगर उन्होंने वो हमारे सके नहीं बने ना, तो इसमें दुख वाली बात नहीं है अगर वो पाकिस्तान के सके नहीं बने, क्योंकि वो अपने मुल्क के ही सके नहीं हैं। उसकी वजह ये देखें कि उन्होंने ना अपने मुल्क के अंदर ट्रेड को बढ़ाया, ना उन्होंने ज़राअत के लिए कोई कोशिश की, ना उन्होंने वहाँ पे इंजीनियरिंग शोबे को कुछ आने दिया, ना ही उन्होंने वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी। उनके पास जिस वक्त ये जंगें हुई हैं, वहाँ पे काश्त का जो थी, आपको पता है ज़्यादातर वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर होती है। ये चलगोज़ा ड्राई फ्रूट वगैरह जो है अक्सर वहीं से ही आती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इसके मुतबादल जो है कुछ अमेरिकन की और कुछ रूसी एजेंट थे, उनकी मिली भगत से वहाँ पे फिर इन्होंने जो अफ्यूम थी या ये जिसको आइस कहते हैं, और इसकी काश्त वहाँ पे शुरू की और उसकी स्मगलिंग से इन्होंने पैसा कमाया। और वो उनकी ज़ाहिर है, आप ये देखें कि 3 नस्लें उनकी उस दौर से लेकर अब तक जवान हो गई हैं। जो लास्ट 2 उनकी जनरेशन आई है, और ख़ास तौर पर जो ये अभी 1 आखिरी जनरेशन उनकी आई है, ये पॉजिटिव माइंड नहीं है। इनके दिमाग में एक तो नाम नेहाद जिहाद भर दिया गया, इनके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी गई मंशियात की और असले की। यही वजह है कि आज अफ़गानिस्तान जो वो स्टेबल नहीं है। उसका वहाँ पे उठने वाला नौजवान, उसके जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो दहशतगर्दी है, और इसी का नासूर आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और इसी के ऊपर वो जो है वो ड्रग्स जो है पूरी दुनिया में, अफ़गानिस्तान एक वाहिद दुनिया में एक ऐसी जगह है
जहाँ से ये जो हेरोइन और कोई आइस वगैरह जो है ये यहाँ से काश्त करके इसकी पोस्ट वहाँ पे पहाड़ों में होती है ना, वो बड़ी आसान थी उनके तो लिए। ये वादिया तीरा के अंदर भी देखे ना, ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये क्यों नहीं अपने आप को क्लैरिफाई करते, अपने आप को ऐसे साहब के लिए क्यों नहीं पेश करते कि मेरे हवाले से जो सबूत सामने आ गए हैं। आप देखिए मुतअद्दिद साफ़ियों के पास बाकायदा वो सबूत है जो उन्होंने वहाँ से जाकर डॉक्यूमेंट किए हैं कि सुहेल अफरीदी साहब बाकायदा इस इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग बिजनेस के साथ वो एसोसिएटेड हैं, और इसी वजह से वो हर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और वो चाहते हैं कि दहशतगर्दों को एक क्लीन चिट मिले, ये वॉर इकॉनमी जो है ये चलती रहे, चाहे पूरे पाकिस्तान का खून बह जाए। देखें, अगर शराब की बोतल में से शहद निकल सकता है बदकिस्मती से कि यहाँ पर जो पकड़ी जाती है, जिस वक्त ड्रग्स पकड़ी जाती है या कोई अल्कोहल पकड़ी जाती है तो वो शहद की बोतल में कन्वर्ट हो जाती है, तो सुहेल अफरीदी के लिए भी वो जो हेरोइन है या इस तरह की ड्रग्स हैं उनको किसी फक्की के तौर पे साबित कर देना मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल काम होगा। बदकिस्मती मैंने आपको कहा यही रही है कि वहाँ पे इस सूबे में आप ये देखें महमूद खान यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद अली अमीन गंडापुर, उसके बाद ये सुहेल अफरीदी बने। किसी एक वज़ीर आला ने भी अपने KP के सूबे की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने हमेशा नेगेटिविटी में चले हैं। इनके ऊपर जो आपने जिक्र किया सुहेल अफरीदी क्यों करेंगे, इनकी आप बैकग्राउंड देखें ना, इनकी बैकग्राउंड क्या है। तालिबान के लिए, दहशतगर्दी के लिए आप इनके साथ करें, जितनी भी ये इलीगल ट्रेड वहाँ से अफ़गानिस्तान से होती है, आप ये देखें कि वहाँ पे चिनार के बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तान के साथ जो मलिका अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो ट्राले वहाँ पर खड़े होते हैं, उसमें जितना भी स्मगलिंग का सामान वो कहाँ से होके आता है, वो KPK से होके आता है, और उसको सपोर्ट कौन करता है, वो यही लोग करते हैं। तो वो कैसे चाहेंगे कि वो जनाब वहाँ से सूबे में जो है वो तरक्की हो जाए और वो इस चीज़ को करें, वो कभी नहीं करेंगे। जो लोग दहशतगर्द को वहाँ पे पनाह दे सकते हैं, जो दहशतगर्द की हक़ में आवाज़ उठा सकते हैं, जो अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ जो है उनको उकसा सकते हैं, आप उनसे क्या तवक्को करेंगी कि वो सच बोलेंगे। शिजाज साहब जाने से पहले एक क्विक टेक इसके ऊपर हो जाए। द इकोनॉमिस्ट ने जो एक हैरान कुन तहलका खेज धमाका पाकिस्तानी सियासत के हवाले से किया है कि एक एटमी कुव्वत मुल्क को जिस तरीके से तौम परस्ती के ऊपर चलाया जा रहा था, तब उसके हवाले से कुछ नई तफसीलात भी आई हैं कि जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा, वो भी शरीक मुसन्निफ़ा से मुतअद्दिद बार मिली हैं, उनसे राब्ते में थी, और वो ये चाहती थी कि जो इप्स्टन फाइल्स के हवाले से उनका नाम आ रहा है वो ज़रा दब जाए और ख़ान साहब के ऊपर मलबा जो है वो ज़्यादा गिर जाए, ख़ान साहब की जो है हरकत को ज़रा मशकूक किया जाए और ख़ान साहब को लाइमलाइट में लाया जाए। और उस वजह से जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भरपूर कोशिश की कि ऐसी एक स्टोरी एक बैनुल अक़वामी जरीदे में जो है वो पब्लिश हो, और वो उन्होंने पब्लिश कराई। और फिर जो ख़ान साहब की बहनें हैं वो भी बड़े राब्ते में रही जो शरीक मुसन्निफ़ा के साथ, बड़ी मालूमात उन्होंने भी दी। तो इसका मतलब ये हुआ तो ये तो घर की साजिश हुई। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इंसान बावजू हालत में बैठा हुआ है ना, तो जो बुशरा बीबी हैं या इमरान ख़ान हैं, इनके ऊपर अगर आप इनकी स्कैंडल्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगी ना, तो मेरा ख्याल है उसके बाद आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। ये इतना इनका बैड करैक्टर है कि आप सोच भी नहीं सकती। अभी तो द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है वो तो आप समझे कि 35% आई है, वो तो अभी इतनी आई भी नहीं। अभी आप ये देखें इनके अभी जो रेहाम खान की किताब आई है उसमें से सिर्फ चंद सफ़ात हैं, अभी वो भी रहती हैं। अभी उज़्मा काजदार बाहर जो बैठी हैं, अभी वो भी उनका भी जिक्र आना है। तो अभी बड़ा गंद पड़ा है। आपने शायद सुना होगा एक ख़ातून थी अफशा लतीफ़ जो एक दारुल अमान चलाती थी। आप कभी उनका वो प्रोग्राम एक उन्होंने किया था, वो ज़रा सुने तो यतीम बच्चियों के वाले से उन्होंने बात की थी। आपके परेशान हो जाएं कि ये किस किस्म के ये लोग थे, इनका करैक्टर क्या था। देखें, जो आपने जिक्र किया है जमाइमा खान के हवाले से, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल है इस बानी PTI के हवाले से जो इन्होंने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ी है। आपको याद होगा कि एक किताब आती होती थी, डाइजेस्ट आता था इमरान सीरीज़ के नाम से, ठीक है। अगर आप ये देखें कि इनके किरदार के ऊपर आप बात करना चाहिए, इमरान खान के हवाले से बात करना चाहिए, तो मेरा ख्याल उसी तरह की एक किताब के ऊपर ये इनका ये सारा क्लोज नहीं आप कर सकते। इसके लिए भी एक इमरान सीरीज़ चलेगी, आप ये देखें, और वो सालों साल चलेगी, तब भी इनके ये किस्से कहानियाँ या जो इन्होंने बर्बादी फेरी है ना, वो ख़त्म नहीं होगी। मगर बदकिस्मती शिजाज साहब इसमें फिर ये आ जाती है ना कि वो जो एक कल्ट फॉलोअर है जो ब्रेन वॉश हुआ है, उसके सामने आप जितनी मर्जी सीरीज़ ले आए ना तो वो सर्विस डिलीवरी के ऊपर कोई बात करेगा, ना वो एहतिसाब के वाले से, ना ही जो उनकी अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वो सिर्फ ये बात करेगा कि मैं एक शख्सियत
का दीवाना हूँ, उस शख्सियत को बस सामने लेकर आओ और बिठा दो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त कहा। वाकई नहीं चेंज कर सकते। आपका ये जो खुद का तज्जिया ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसके लिए पूरी एक जनरेशन को जो है ना इसमें सफ़र करना पड़ेगा, तब जाके तो ये चेंज होगा। आप ये देखें कि इतने बड़े स्कैंडल्स आए हैं इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, और विद प्रूफ आए हैं। उसके बावजूद वो एक शख्सियत परस्त के लोग हैं। जितने भी इमरान खान के आप ये देखें, आप जैसे बुशरा बीबी का द इकॉनमिस्ट में आया, बात ये है कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ। होना तो ये चाहिए, ठीक है, बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बुलाया और कहा कि आप मेरे से शादी होगी, मुझे ख्वाब आया है, तो ये तो है। देखें ये बड़ी प्लानिंग से हुई है। आपको याद है कि जिस वक्त डी चौक में खड़े होकर इमरान खान कहता था कि एक अंपायर की उंगली खड़े होने वाली है, वो अंपायर कौन था? ये बड़े बड़े सवालात हैं शहजाद साहब, और इनको हम मज़ीद एड्रेस एक और नशिस्त में करेंगे, क्योंकि आप जो सवालात छोड़ के जा रहे हैं ना, ये हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि आप वो जवाब ज़रा तलाश करें, और नहीं मिलता तो फिर हम इसी काम के लिए बैठे हैं, हम जवाब आपको निकाल कर देंगे। इस हवाले से आपके वक्त का, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।